यूपी के इटावा में एनकाउंटर बाइक सवार इनामिया स्ट्रीट शीटर के पैर में लगी गोली तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। इटावा में एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में इनामिया एक स्ट्रीट शीटर अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। के आधार पर पुलिस टीम जो है एसओ बैतपुरा उनकी टीम जो है एक मोटरसाइकिल से बदमाश भागने की सूचना मिल रही थी, जो कि गैंगस्टर में वांछित भी चल रहा था। पवन कुमार यादव नाम है उसका और लगभग 26 वर्ष उसकी उम्र है और गैंगस्टर में वांछित भी चल रहा था। 10,000 का इनाम भी था उसके ऊपर और उसके खिलाफ 13 मुकदमे हैं। एचएस भी है वो, और लूट, हत्या का प्रयास, फ्रॉड और आबकारी से लेकर के तमाम मुकदमे 13 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस टिप ऑफ के आधार पर उसका पीछा करती है तो पुलिस पर फायर करता है। इसमें दो फायरिंग उसके जो है एक बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है और एक दरोगा जी है शुभोध कुमार, उनके हाथ में लगती है। इस प्रकार से दो लोग हमारे पुलिस के लोगों पर फायर करता है, जिसमें पुलिस जब आत्मरक्षा फायर करती है तो उसके बाएं पैर में गोली लगती है। पुलिस आवश्यक ट्रीटमेंट भी कराती है उसका और उसके बाद विधिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है थाना बैतपुरा में, तथा उसके खिलाफ जो भी और भी मामले थे जिसमें वांछित था उसमें भी इसका रिमांड लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक मुलजिम जो है जिसमें एचएस भी था और शातिर अपराधी है, 13 मुकदमे हैं, लुटेरा है और उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ में, तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक तमंचा बरामद किया गया है, मोटरसाइकिल बरामद की गई है और कारतूस है, खोखा कारतूस है 315 बोर के, ये सब बरामद किए गए हैं। और ये मोटरसाइकिल जो मिली है वो चोरी है, मैनपुरी की स्टैब्लिश की गई है, मैनपुरी में चोरी की गई थी। तो इस प्रकार से एक शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। क्या इससे पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है पुलिस से? इससे पहले भी इस पुलिस मुठभेड़ हुई थी और ये एक शातिर बदमाश है, लुटेरा है और गैंगस्टर में वांछित भी चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा विधायक रामवीर बोले, क्षत्रियों ने हमेशा नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि फिल्मों के माध्यम से क्षत्रिय समाज का चित्रण गलत दर्शाया गया। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। हमने जो उनके लिए गिफ्ट रखा है भाई साहब उनको दे दें। आइए। आज क्षत्रियों ने ये स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, हमारी सम्मानित बहन जी ने और महिला शाखा ने, और सभी क्षत्रिय बंधु भाई बहन और भाइयों उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम एक जो योगी जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है, आज उसका एक हमारे लोगों ने आपस में मिलजुल कर एक उसको प्रसन्नता जो सबके मनों में है, आज उसका अपना अपना उद्गार अपने श्रीमुख से उन्होंने व्यक्त किया है। और मैं सभी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अब क्षत्रिय समाज ने सौंप दी है और आपको विधायक बनाकर विधानसभा में भेज दिया है। किस तरह से आगे काम करने वाले हैं आप क्षत्रिय समाज के साथ? क्षत्रिय समाज को जितनी भी ताकत हम दे सकते हैं, आर्थिक रूप से, फिजिकल रूप से, संसाधनों से, उतनी ताकत पूरी प्रदान की जाएगी। लेकिन बाकी भी जो अपना जनमत है, मतदाता है, सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेके क्षत्रियों ने हमेशा नेतृत्व किया है। अभी दास्ताने काकोरी आपने कल रात ही सुना है, उसके लीडर रोशन सिंह ही थे और बाकी तो कई लोग थे, 8 से 10 लोग थे वो काकोरी कांड में, लेकिन नेतृत्व जो है रोशन सिंह ने ही किया। तो हम नेतृत्व करता है, हमें सब समाज को खुशहाल रखना है, उनकी तरक्की के लिए काम करना है, उनके विकास के लिए काम करना है, उनकी एजुकेशन के लिए काम करना है, उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, उनके व्यक्तिगत कामों पर काम करना है। तो एक एक राजपूत ने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को डायरेक्शन देने का काम किया है। जिस समाज की कंडीशन बेहद ख़राब थी और उसे डायरेक्शन दी, दिशा दी, तो उसके हालात धीरे धीरे ठीक हो गए उस समाज के। और जिनकी कंडीशन अच्छी थी और उनकी डायरेक्शन बिगड़ गई,
तो उनकी कंडीशन अपने आप खराब भी हो गया है। तो हमेशा समाज के लोगों ने जो कर्तव्य निभाया है, फिल्मों के माध्यम से जो एक गलत चित्रण पेश किया गया है, अगर आप हकीकत में देखेंगे तो सभी समाज को, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों और पशु हों, पशुओं तक का भी ख्याल जो है क्षत्रिय समाज के लोगों ने रखा है। तो आगे भी रखेंगे और सबको साथ लेके आगे बढ़ाने का काम करें। ये हमारा क्षत्रिय विकास अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच की महिला विंग का कार्यक्रम था, जिसमें पहले हमने तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया। उसके पश्चात आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी का, जो कि अभी विधायक बने हैं, उनका सम्मान समारोह था। उसमें हमने जो हमारे क्षत्रिय वर्ग से विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने पूरा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है उत्तर प्रदेश में और देश में, उनका भी सम्मान किया। कैसा रहा आज का ये? हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमारी महिलाएं आज बहुत संतुष्ट भी थीं कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षत्रिय समाज को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है आपस में मिलने की और यूनाइट होने की। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री की जन शताब्दी पर मंत्री विधायक ने किया कंबल वितरण। मुरादाबाद के मुड़ा पांडे सूर्यांश पब्लिक स्कूल में बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल सिंह और कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर गरीब जरूरतमंद महिलाओं और लोगों को विधायक ने सर्दी से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया। कंबल का वितरण हुआ है आपकी तरफ से। जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी जो है आपने स्वागत किया है, और साथ में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आपके बीच में मौजूद हैं। क्या कहेंगे? कि आज मंत्री जी आए, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे दलपतपुर मंडल का ये कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं के स्वागत का, अभिनंदन का और बुजुर्गों को कंबल वितरण का। ये हम ऐसा नहीं है कि हम जीतने के बाद ही करें, ये कार्यक्रम हमने हारने के बाद भी किए हैं और बहुत बड़ी संख्या में किए हैं। भैंसों का वितरण, ठेलों का वितरण, सिलाई मशीनों का वितरण, सौर ऊर्जाओं का वितरण, दिव्यांगजनों को ट्राइसम साइकिल, व्हील चेयर का वितरण, युवाओं को क्रिकेट किटों का वितरण, ये बहुत बड़ी संख्या में परिवारों को गोद लेने का काम ये हम करते रहे हैं। और कोई परमानेंट नहीं होता है राजनीति में, लेकिन मैं अपने इस 30 महीने के कार्यकाल में मैं अन्य मंत्री जी के सानिध्य में और मार्गदर्शन में इस क्षेत्र की जनता को ये दिखा दूंगा, युगों युगों तक, सदियों तक, दशकों तक के एमएलए बने तो रामवीर जैसा बने। ऐसे एमएलए बनते आए अभी तक, जिन्होंने वोट दिए उन्हीं को लूटा, उन्हीं से पैसे लिए, उन्हीं से जो है उन्हीं को दुत्कारा और उन्हीं के काम किए, वोट लिए, नोट लिए और फिर काम किए, तो फिर उनसे रिश्वतें ली। ना कोई प्रधान बचा, ना कोई डीलर बचा, ना कोई और समाज का बड़ा आदमी बचा। आज देख लीजिए, आप कहीं भी घूम लो, प्रधानों को से भी हमने सहयोग लिया, डीलर बंधुओं से भी सहयोग लिया, बीडीसी मेंबर से भी सहयोग लिया, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आम जनता ने सहयोग किया, हर धर्म और जाति ने। और कोई भी आदमी विधानसभा कुंदरकी का ये कह दे कि रामवीर जी ने किसी से भी एक पैसा लिया, मैंने पैसे देने का काम किया, बस्तों में और मैं सहयोग में लेने का काम कभी नहीं किया। और मैं ये संकल्पबद्ध हूँ आज मंत्री जी के सामने, और मैंने मंचों से भी कहा कि एक आदमी अगर ये कह दे कि मैंने किसी से पैसा लिया है तो उसका जूता और मेरा सर। मैं इन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ और इन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों ने, जिन पर तुमने कौम पर अपनी यकीन किया, अपनी जिम्मेदारी दी, आज कौम के लोगों को 30 साल जिम्मेदारी दी, उन्होंने आपका क्या हसर किया और आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है अपनी, तो मैं आपको कितना बढ़ाने का काम, सम्मान देने का काम और आपका अभिनंदन करने का काम हर साल करता रहूँगा। ये उन्हें ये कल को कोई और भी अगर जीतता है 10 साल 5 साल बाद, तो ये उससे ये कह सके कि भाई जैसे रामवीर करता था हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में, वैसा भाई तू क्यों नहीं करता, तू भी तो एमएलए है। और ये आत्ममंथन भी करेंगे कि 30 साल तक हम जिन्हें एमएलए बनाते रहे, उन्होंने एक खाली लिफाफा या एक किसी को अंगोछा या एक मुर्गी भी नहीं दी, और समय आया तो मुर्गी खा और ली उसकी। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी, भारत रत्न, उनकी जन्म शताब्दी आज 100वीं जयंती हम लोग उनकी मना रहे हैं। और आज नेतृत्व के निर्देश पर मेरा कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर जनपद में संपन्न हुआ है। जिला सहकारी बैंक में एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ है
वहाँ तमाम सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। उनका पूरा जीवन संघर्ष जीवन गाथा जन जन को बताई गई। जो जब उन पर आवाज़ जिम्मेदार रही, जो वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किस प्रकार जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तमाम पूरी उम्र ज़्यादातर वो विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में भी एक जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और जो प्रधानमंत्री रहे, बड़े आयाम उनके कार्यकाल में हुए, बड़े बड़े काम हुए, अनेकों योजनाएं संचालित हुई। परमाणु परीक्षण जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। मतलब देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर हमेशा उनका ध्यान रहा। उन्होंने हमेशा जो है दल से बड़ा देश को माना है। जब उनके 1999 में एक वोट से जब सरकार गिरने जा रही थी, उनका जब बजट जो भाषण हुआ था लोकसभा के अंदर, उन्होंने उस समय ये कहा था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, और जो है जो रहेगा, जो देश रहेगा। तो देश को उन्होंने हमेशा बड़ा मानना है। और आज उन महापुरुष की आज जन्म शताब्दी थी। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ मुरादाबाद में भी यहाँ प्रभारी मंत्री भी हुए जनपद का, भाई ठाकुर रामवीर जी अभी नवनिर्वाचित एमएलए हुए हैं। और इस कुंदरकी की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक ऐतिहासिक जीत के साथ में उन्होंने निर्वाचित करके विधानसभा में भेजने का काम किया है। एक रिकॉर्ड मतों से, लगभग 1.5 लाख मतों के अंतर से इस कुंदरकी की जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने इनको वोट दिया है। ये बड़ी बात है। मैं उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई विधायक जी तो बहुत सिंपल और सोबर आदमी है, हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। उसी कार्यक्रम के तहत में आज इन्होंने जो है, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए मेहनत की है, जो चाहे वो सेक्टर के हों, चाहे बूथ के हों, वह चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो प्रवासी कार्यकर्ता हों, जिन जिन लोगों ने भी उसमें एक अहम जिम्मेदारी निभाने का काम किया है, उन सब लोगों का जो है एक चादर शॉल देकर भी सम्मान किया गया है। और जो एक कार्यक्रम है सरकार का, रैन बेसरों का अलग कार्यक्रम है, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं, जो असहारा लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिनकी स्थिति ये भी नहीं होती कि वो अपने लिए जो है एक अच्छा कपड़ा अपने तन पर रख सकें ताकि सर्दी से बच सके, उन सब लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। और हम लोग उनकी टीम के सदस्य हैं। उनका जो कार्यक्रम है कि जितने भी लोग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हम लोग कंबल वितरित करें, अलाव की उनके लिए व्यवस्था कराएं, रैन बसेरे जो सरकार की तरफ से चले हैं उनकी व्यवस्था दिखवाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो गरीब जातीय भेदभाव से, और हम लोग देख सकते हैं जब से एनडीए की सरकार आई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातीय भेदभाव के, चाहे हिंदू हो कोई, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को बराबर सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और सरकार में यही चीज़ चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की। आप ये देख लो कि आज उत्तर प्रदेश में हर एक आम आदमी इस बात को कहते हुए मिल जाता है कि भाई महाराज जी की सरकार में काम किसी का कोई कमबख्ती हो सकता है, लेकिन आम आदमी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपनी बहन बेटियां को सुरक्षित महसूस करता है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, किसान को उसका सम्मान मिल रहा है। और जो सामाजिक जो भाईचारा है, हमारा सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, वो भी परिपूर्ण हो रही हैं। हर व्यक्ति को, हर समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी जो है सभी जिम्मेदारी निभाई जा रही है, निभाई मिल भी रही है। तो यही राजनीतिक दायरों में सब चीज़ होती है और इन सब चीज़ों पर कार्य हो भी रहा है। उसी का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत का मौका इस प्रदेश की जनता ने दिया है। तो ये बड़ी बात है। और अब 2027 आने वाला है। 27 में हमारी बड़ी उपलब्धि है। एक भ्रामक प्रचार करके 2024 में विपक्ष ने यूपी के मुरादाबाद में एक ग्राम प्रधान ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करवाए। आपको बता दें, अवैध मकान जिलाधिकारी से शिकायत की गई। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मक्खनपुर निवासी कुंवरपाल सिंह ने वर्तमान ग्राम प्रधान सवरी बेगम, पत्नी रईस अहमद और उसके दबंग परिवार जनों ने तालाब की ग्राम समाज जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह, कहाँ के निवासी? निवासी गखरपुर, ब्लॉक कौन सा लगता है? ब्लॉक डिलारी है, थाना डिलारी। अच्छा, जो उप जिलाधिकारी को आप शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं और क्या मांग करना चाहिए? एक तालाब की शिकायत है। तालाब में
अतिक्रमण कर लिया है। उसका कुछ समय पहले सौंदर्यकरण भी हुआ था, जिसे ध्वस्त करके मकान बना लिए हैं। उसकी नपाई के लिए हमने दरख्वास्त दी थी उप जिलाधिकारी को। उन्होंने आदेश किया, क्या किसी पे ये मालूम नहीं है, कुछ लिख के दिया किसी को। निर्माण जो किया है उस जगह पे किन किन लोगों ने किया है? उसमें प्रधान के परिवार है, प्रधान का। आपको समस्या क्या आ रही है? प्रधान साबरमत वो है, साबरी बेगम है। समस्या आपको क्या है? समस्या ये है कि ये हमें परेशान करता रहता है, अपने आप लोगों से कब्जे करवाता है ज़मीनों पर, और हमारी ज़मीनों पर हमारे स्कूल के सामने बचा गटर, वो गटर पाट दिया, ज़बरदस्ती वहाँ पर चौका बनाना करना। जो पुरानी नाली थी उसे ख़त्म कर दिया, हमारी तरफ को नाली बढ़ा दी, नया निर्माण कर दिया। वहाँ पे खड़ंजा बिछा हुआ था, जो खड़ंजा उखाड़ के वो उन नालियों में पक्की नाली बना दी उस खड़ंजे की, जो कि लगभग 10 साल पहले थी। उस पुरानी नाली की चौके की नालियाँ बना दी, सीमेंट उसमें हल्का लग रहा है, और ज़बरदस्ती आगे को बढ़ाकर हमारे आगे को ईंटें बिछाना चाहता है। आपकी जगह पे कब्जा करके नाली बनाई? हमारी ज़मीन पर नहीं, नाली बीच में चल रही थी, वो हमारी तरफ को बढ़ा दी। हाँ, जगह कब्जा तो पुरानी जगह हटा के पुरानी आपकी जगह पे कब्जा तो किया है ना? कब्जा थोड़ा सा किया है। हम कहते हैं कि इसे नब्बा लो, अगर हमारी आ रही है तो हमारी ध्वस्तीकरण करा दो, कोई परेशानी नहीं। हमारी जितनी जगह है हमें दो, जितनी बाजार की है बाजार की नब्बा और वो करो। बाजार में अतिक्रमण हुआ है, इनके सामने हुआ है, 15 साल से इनकी प्रधानी है। इन्होंने दोनों तरफ सड़क में भी वो करा दिया, निर्माण करा दिया मकानों का। अच्छा, उस पर ग्राम समाज पर कब्जा करा के किन लोगों के मकान बनवाए प्रधान ने? ग्राम समाज में बढ़इयों के मकान हैं, कुछ में मेडिकल वगैरह है, कुछ में एक साइड में तेलियों के हैं, दूसरे एक भगवान के कब्जे में है। थोड़ी सी वहाँ पे एक कुआं था दक्षिण की तरफ, उसमें वो कुआं भी पाट लिया है। आपकी मुख्य मांग क्या है आज? मुख्य मांग ये है कि हमारी उस जमीन को नब्बाया जाए, सड़क को नब्बाया जाए, और जितना ये निर्माण हुआ है इसका ध्वस्तीकरण करा जाए। प्रधान क्या कहता है इस पे? प्रधान ने केवल ये कहा है कि मैंने दरख्वास्त दी है नब्बाने की। अगर ये मांग पूरी नहीं होती आपकी तो क्या करेंगे? फिर तो बाद में एक अनशन है या धरना है। प्रधान किस किस्म का व्यक्ति है? हेकड़ी के प्रधान तो महिला है यहाँ की, लेकिन उसका पति और लड़के जो वो हेकड़ी की रत करते हैं, हर वक्त हेकड़ा किस्म के हैं, सबको दबाते हैं। पुलिस को भी शिकायत की आपने? पुलिस को हमने शिकायत नहीं की थी, इन्होंने खुद पुलिस को शिकायत करी, तो पुलिस ने जो इनके फेवर में बात करी, वो नाली पुलिस ने हटवाई। और कल जब हमें दोबारा रोका हमने खड़ंजा बिछाने से, वहाँ चौका बिछाने से, तो संजीव चौहान दरोगा हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये साहब नाली भी रोक रहे थे, जबकि हमने नाली को विरोध नहीं किया, पुरानी नाली की जगह नाली को कहा था हमने। पुलिस भी उसके फेवर में? पुलिस उसके फेवर में रही है, दरोगा राजीव चौहान। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हासम अली है। हासम अली जी, कुंवरपाल जी हैं आपके गांव के निवासी जी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है कि आप ने अतिक्रमण कराया है और जो है जगह पर कब्जा किया है मंदिर की। क्या मामला है, सच्चाई क्या है? सच्चाई आप आए हैं और आपने भी देख लिया है, गांव के सब बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत, मेरी कम उम्र है, गांव के 80-80 साल 60-60 साल के लोग खड़े हैं, सबको पता है बाज़ार कहाँ तक है। और हम जो टाइल्स बिछवा रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करा रहे हैं, ये गंदगी को ख़त्म करने के लिए और सार्वजनिक स्थल पर करा रहे हैं, बाज़ार की जगह पे। ये बताते हैं अपनी, इनका जो है गलत नीयत से ये बाज़ार की ज़मीन कब्जा करने की नीयत है पूरी इनके, और पहले भी चिन्ह हुआ है इनकी ज़मीन में। बाज़ार अगर नपने आ गया तो बाज़ार निकलेगा इनकी ज़मीनों में, जिस जगह मकानों में पहले नाली यहाँ की बढ़ा के इधर कर दी है, ये भी आरोप है इनका। आरोप इनका गलत है, इनका तो कोई मैटर नहीं है। अगर ये नाली बीच में निकलती यहाँ पर, अगर ये नाली बीच में निकलती तो सारा चौक बिगड़ जाता है। ये सभी गांव के लिए काम में आ रहा है। इसका फोटो लीजिए आप, देखो चौक कितना बढ़िया लग रहा है बीच के। आप आए, अब दूसरे गांव के भी बाहर के आके लोग कह रहे हैं कि चौक कितना अच्छा लग रहा। ये लोग जो है सिर्फ अगर गाँव का कोई काम अच्छा होता है बिना मतलब का अड़ंगा लगाते हैं। आप कौन है प्रधान के? मैं ग्राम प्रधान पुत्र हूँ और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, सब काम मैं ही देखता हूँ। आप ही देखते हैं? जी जी।
अच्छा ये बताइए तो फिर इनकी जो शिकायत है तो कितनी सच्चाई है उस शिकायत में? सच्चाई आप गांव में सर्वे कर लो, गखरपुर का एक शख्स भी इनके साथ खड़ा हुआ मिल जाए तो सच्चाई हो जाएगी इनकी। अच्छा ये मंदिर की जगह पे भी आप टाइल्स रखी हुई है, सिर्फ बिछाने की बात कर रहे हैं, इनका कहना है। ये मंदिर की जगह नहीं है, मंदिर की समिति से पूछ लो, जो मंदिर के लोग हैं यहाँ पर, अगर वो कह मैं ये मंदिर की जगह है ये तो बिस तो लिया है एक गंदगी खत्म करने के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मामला इनके आरोप बिल्कुल निराधार है, बेफिजूल में सरकारी काम में बाधा डालना ही है। इनका कहना ये भी है कि दबंग किस्म के प्रधान है। मैं अगर दबंग होता साहब 20 साल से लगातार प्रधान बना रिपब्लिक यहाँ। बुजुर्गी के हालात में दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं। इन पर 2007 में भी एक सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा हो चुका है। जिस मुकदमे का बहराइच में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, गोलियों की तड़ाहट से पूरा बहराइच गूंज उठा। फकरपुर का इलाका एसओजी और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने की सूचना। फकरपुर इलाके के गजदारपुर में सराफा दुकान में लाखों की चोरी में शामिल थे। आज एक इनकाउंटर हुआ है, क्या है मामला और किस तरह से हुआ है? आज एसओ फकरपुर राजेश शुक्ला को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि 4/11/24 को राधापुर में जो ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, उसके बदमाश बाइक से 3 लोग वजीरगंज की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर सीओ कैसरगंज रवि खोखर के नेतृत्व में और फकरपुर थाने की पुलिस, एसओजी प्रभारी दिवाकर तिवारी के साथ एक इनकी घेराबंदी किया गया। वजीरगंज रोड पे 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े, इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक आदमी पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग किया तो एक अभियुक्त उसमें से जिसका नाम असलम है, उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने एक को दौड़ा करके पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त जो मौके से गन्ने के खेत में भाग गया, उसकी भी तलाश जारी है। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रतनपुर कला में करीब 40 साल से एक जैन मंदिर बंद पड़ा, जिसको बाहर आज जिला प्रशासन साफ सफाई करवाई है और अब उसे खोल दिया गया है। सूचना पर आप आए हैं, क्या कुछ कार्य हो रहा है? पिछले 2-3 दिनों से अखबार में कुछ खबरें आ रही थी कि यहाँ एक प्राचीन जैन मंदिर है जो कि विगत लगभग 4 दशकों से उपयोग में ना आने के कारण वहाँ तमाम प्रकार की गंदगी है और संभव है कि उस पर कभी अतिक्रमण भी कर लिया जाए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम वहाँ सफाई करा रहे हैं। इस संपत्ति के मालिक प्रदीप कुमार जैन और उनके पूर्वजों की संपत्ति रही है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उसके आसपास सभी क्षेत्रों में लगभग जैन समुदाय रहता था। धीरे धीरे वो शहरी क्षेत्रों में चले गए, इसी वजह से उनकी जो संपत्ति विक्रय हो गई उस पर तो लोगों ने घर बना लिए, लेकिन ये एक संपत्ति विक्रय होने से रह गई थी जिसमें एक मंदिर है, पुराने आवास बने हुए हैं, लगभग 400 से 500 गज की ये भूमि है। उन भवन के स्वामी ने अभी प्रदीप कुमार जैन जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसको वो चाहते हैं कि वो लोक उपयोग के लिए इसको दान में दे दें, प्रशासन के हैंडओवर। उनसे इस प्रकार की सहमति प्राप्त करके ही आज हम सफाई शुरू कर रहे हैं। इसमें जहां आवश्यकता होगी रिस्टोरेशन की वहां रिस्टोरेशन करेंगे और इसमें कोई जो यहाँ के जनमानस के लिए आवश्यक सुविधा होगी, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी, उसमें इसको उपयोग में लाया जाएगा। सर, जैसे अतिक्रमण आपने बताया किया हुआ है, कुछ लोगों ने तो ऑब्जेक्शन किसी ने उठाया अतिक्रमण की संभावना रहती है जब कोई संपत्ति कोई प्रयोग नहीं कर रहा होता है उसका स्वामी, तो हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है। उसकी दृष्टिगत रखते हुए हमने इसमें थोड़ा त्वरित गति से काम किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी से पब्लिक यूज में ले लें ताकि किसी प्रकार का इस पर अतिक्रमण ना हो सके। अभी किसी प्रकार के अतिक्रमण की शिकायत नहीं रही है। ना किसी प्रकार का विरोध नहीं है, बहुत ही शांतिप्रिय माहौल में काम। यूपी के आगरा में एसटीएफ और पुलिस के साथ ड्रग विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की। ज्वाइंट ऑपरेशन में केमिस्ट पर छापेमारी की गई। नशीली दवाओं की सूचना पर कार्रवाई हुई। जगनेर में क्या कार्रवाई हुई? थाना जगनेर पर कल दिनांक 24 दिसंबर को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि बिंदल केमिस्ट के शॉप पर बहुत सी प्रतिबंधित दवाएं का स्टॉक रखा हुआ है। इस सूचना पर एसटीएफ, थाना जगनेर की पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिसमें कई मेडिसिन
इंजेक्शन बिना अभिलेखों के व नॉट फॉर सेल जैसी दवाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है तथा BNX एक्ट की धाराओं में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट व NDPS की धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जिनका नाम अमित कुमार सन ऑफ मुकेश कुमार जो कि 28 वर्ष के हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बलिया जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना दुबहड़ के अंतर्गत बांसडीह रोड के रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो नाराज होकर घर से चली गई थी, उसको रास्ते में 2 लड़के मिल गए और उन लड़कों ने पुत्री के साथ गलत काम किया। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने और उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल प्रयास किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है और अभियोग में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर में ईसाई मिशनरियों ने द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल उजागर हुआ। ईसाई धर्म द्वारा प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में भोले भाले हिंदुओं का किया गया माइंड बॉस। यूपी के संभल में चोरी करने किराना स्टोर में घुसे चोर जमकर नाचे। आपको बता दें 14 सेकंड का वीडियो डांस करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। संभल में पृथ्वीराज चौहान की बाबड़ी तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का सौंदर्यीकरण होगा। ASI के साथ DM और SP ने विलुप्त हो चुकी पुरानी विरासतों का दौरा किया। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैना की कब्र भी देखी है, क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में ASI की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, ASI प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। ASI प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और ASI ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्लो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो ASI को हमने अवगत करवाया है, तो ASI उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है। इतिहास को संजोए कि नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा, तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर हैं सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और ASI की टीम के सहयोग से हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें होंगी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको उनका रखरखाव ये जीर्णोद्धार वगैरह किया जाएगा? 19 कूप और 68 तीर्थ तो सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। तो ऐसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे जहाँ लोग आएंगे 2-4-5 दिन बताएं, हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। संभल के 68 तीर 19 कूपों को लेकर के सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने तीर जो है जागृत कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना
उसकी साथ संभाल और उसको हम संभाल रहे हैं। ये सर संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर एक सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीज़ें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीज़ें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीज़ें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवा जाएगा, हटवा जाएगा? आपने बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। जी ठीक, थैंक यू। चलो। यूपी के संभल में एसएसआई की टीम और डीएमएसपी ने नगर के विभिन्न प्राचीन स्थलों का औचक निरीक्षण किया। जनपद संभल में एएसआई की टीम ने नगर की विभिन्न प्राचीन स्थलों का निरीक्षण किया। एक यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फुट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। तो लगातार देखा जा रहा है, इसके बाद एक ऐतिहासिक इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोधी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ है, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। सर, आज के दौर में कौन कौन सी टीम शामिल है? एएसआई के 2 अधिकारी हमारे साथ हैं, बाकी हमारी पूरी कप्तान साहब में तो हम रहते हैं दोनों साथ में, बाकी जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल या पुलिस के ऑफिशियल है वो भी साथ हैं। तो जिस तरह से आपने बताया था कि यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको संवाद नहीं किया तो क्या कहना? नहीं, निरंतर संवाद करते हैं। कल भी एएसआई के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, एक कूप है और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में वीरवाल दिवस पर सीएम आवास पर कार्यक्रम में सीएम योगी और सिख समाज के लोग मौजूद रहे। साहिबाबाद जोरावर सिंह की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी के मुरादाबाद में बिजली चेकिंग की जानकारी देते हुए पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता ई अरविंद कुमार सिंगल ने बताया कि मुरादाबाद जोन में बिजली चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 दिसंबर से अब तक 350 चेकिंग की गई है। जोन में मेरे पास 3 जिले आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। इन तीनों जनपदों में मेरे यहाँ 350 के करीब चेकिंग हो चुकी है। रामपुर में भी चेकिंग हुई है, संभल में भी हुई है और अब प्रोग्राम मुरादाबाद में भी चेकिंग करने का है। इसमें संभल में 3.45 करोड़ का असेसमेंट लगा है, 176 चेकिंग हुई है। रामपुर में भी लगभग 150 के करीब चोरियां पकड़ी गई हैं। 3 दिन मॉर्निंग रेड का कार्यक्रम किया गया था, उसमें मैं भी शामिल था, हमारे जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया था, सभी लोग शामिल थे। तो मॉर्निंग में सुबह जाते थे, 5 बजे जाते थे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चेकिंग करते थे। तो लगभग 150 के करीब चोरियाँ वहाँ भी पकड़ी गई हैं, उन पर भी FIR की और असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर मुरादाबाद में भी चेकिंग अभियान किया जाएगा। ये अभियान लगातार जारी रहेंगे और बिजली चोरी जो भी मिलेगी उसको हम कर्व करेंगे, पकड़ेंगे और नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरों के लिए यही मैसेज है कि भाई आप नियम अनुसार नया कनेक्शन ले लें, बिजली चोरी ना करें। बिजली चोरी एक संज्ञेय अपराध है। चोरी करेंगे तो अननेसेसरी एक तो समाज में बदनामगी होती है और दूसरा एक भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। तो बिजली चोरी से बचें और नियमानुसार कनेक्शन लें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने झटपट पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। झटपट पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग सभी अधिकारी कर रहे हैं, उच्च लेवल तक इसकी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो कनेक्शन देने में कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है, कनेक्शन समय पर दिए जा रहे हैं। तो सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि जो अनियमित कनेक्शन है विभाग में आकर कनेक्शन ले लें और बिजली का बिल समय पर जमा करें। मुरादाबाद में 4 दिन से लापता हाईवे किनारे गेहूं के खेत में मिला मंदबुद्धि युवक का शव, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान शिकमपुर पांडे।
आज क्या घटना घटी है? घटना ये है, इसका नाम हमारे गांव का बच्चा था, अफसर अली नाम था इसका, बाप का नाम है मसवा। ये बच्चा 4 दिन से गायब था और ये दिमाग की हालत इसकी पहले से खराब थी बचपन से। गांव वाले इस पर दौड़े पड़ जाते थे, रास्ते में कहीं भी गिर जाते थे, गांव वाले उठा लेते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में 4 दिन से गायब था। ठंड का मौसम है, इस पर कोई घोड़ा घटना ऐसी घटी, ये मृत्यु हो गई। इनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर मिली है? ये नूर इलाही के पास, ये होटल मैरिज हॉल जो है नूर इलाही के पास जंगल में। अच्छा, मौके पुलिस पहुंची है? मौके पुलिस पहुंची है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मौके पुलिस पहुंची, पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं किया, लेकिन पूरा गांव संतुष्ट नहीं है इस बात से। पूरा गांव ये नहीं चाहता कि पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम डेड बॉडी को परिवार वाले ले गए हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? साहब नबी रहता है। कहाँ रहते हैं? सिकमपुर पांडा। क्या घटना घटी है? घटना है 4 दिन हो गए निकले हुए इसे। 4 दिन के बाद ये दिमाग का आउट है, पागल है। नूर चौथे दिन में यहाँ खबर चली हमें कहीं इंतकाल हुआ पड़ा उसका। पागल, कुछ दिमाग का कुछ पागल था, तो नूरी होटल के सामने मिली हमें। ला तो पुलिस भी मौजूदा है, सब मौजूदा है। हमें इस पर फैसला चाह रहे, बिल्कुल कोई का कुछ नहीं करना चाह रहे। अच्छा, क्या नाम था इनका जो खत्म हुआ है? अफसर अली। कितने दिन से गायब थे? 4 दिन हो गया, चौथा दिन है। कोई मनबुद्धि थे क्या? कुछ हाँ मनबुद्धि था, पागल दिमाग में कुछ ऐसी था। अच्छा, यहाँ फैमिली वाले आ गए इनकी? हाँ, फैमिली में सब आ गए। चाचा, क्या नाम है? सुल्तान नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? सिकमपुर पांडे। क्या घटना घटी आज? ये कई दिन तक हुआ है भाई मेरा। क्या नाम था इनका? चचेरा भाई अफसर नाम था, अफसर अली। कितने दिन तक गायब थे? ये पीर के दिन से 11-12 बजे से। तो अब क्या घटना घटी इनके साथ? अभी ठंड में खत्म हो गया। कहाँ पर मिली इनकी लाश? दिमाग का कुछ ऐसा था। इनकी लाश कहाँ मिली है? नूरी होटल के सामने। अच्छा, मौके पुलिस पहुंची है? हाँ, पुलिस है। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हम तो साहब ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर जिला संयोजक डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता के द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। योजना को लेकर जिले में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, देश के सामान्य जनमानस के लिए बड़े गर्व का विषय है कि कल 27 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उस स्वामित्व योजना कार्यक्रम के तहत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को जिनका स्वयं का आवास है उनको घरौनी उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि यह कार्यक्रम पहले से भी उत्तर प्रदेश के में संचालित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे देश में एक अभियान के रूप में लिया है और उसका शुभारंभ कल प्रातः 10:30 बजे से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के तहत 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में एक बृहद कार्यक्रम, उसमें गांव से आए हुए सभी स्वामित्वधारी हमारे नागरिक बंधु, हमारे किसान भाई, लगभग 1000 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज बांदा के ऑडिटोरियम में इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी जनपद बांदा की ओर से किया जा रहा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधे लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। उसके बाद जिले के जिलाधिकारी, आपके एडीएम वित्त जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनपद बांदा में इस कार्यक्रम को संचालित कराने के लिए आवासों की चाबी का वितरण, किसानों को विभिन्न प्रकार की जो क्षतिपूर्ति देना है, ऐसे सभी कार्यक्रमों का आयोजन कल होगा। मैं इस प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कार्यक्रम के जिले के संयोजक के नाते हमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्री, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री रामकेश निषाद जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री प्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय विधायक ओममणि वर्मा जी,
जिला पंचायत के अपने अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल जी, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष और पूरे जनपद के किसान बंधु उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मीडिया के बंधु भी उसमें आमंत्रित हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कल के उस कार्यक्रम में 11 बजे सारे लोग ऑडिटोरियम में अपनी उपस्थिति। मुरादाबाद में बिना रॉयल्टी एनओसी और प्रदूषण के चलते ईंट भट्टा सील किया गया। बिलारी उप जिला अधिकारी विनय कुमार के निर्देशन पर बिलारी तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, कल आपके द्वारा एक कुल्हाड़ी क्षेत्र में अवैध संचालित भट्टे पर कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला है? एक भट्टे के संबंध में कुछ पत्रकार साथियों ने एक मीडिया ग्रुप पर अवगत कराया था, जिसके माध्यम से जानकारी हुई कि बिना पोल्यूशन विभाग के एनओसी के एक भट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर तत्काल प्रभाव से संबंधित नायब तहसीलदार को भेजा गया और भट्टे की जो पंखी है उसको सील किया गया, जिससे तथा जो संचालक है उससे भी उसको भी चेतावनी दी गई कि वो भविष्य में भट्टा संचालन का प्रयास न करे, पहले एनओसी प्राप्त कर ले फिर वो भट्टा संचालन करे। इसी प्रकार से तहसील बिलारी क्षेत्र में जितने भी भट्टे हैं हम हर 10-15 दिन में लेखपालों से एक बार उनका वेरिफिकेशन कराते हैं कि बिना एनओसी के कोई भट्टा संचालित ना हो। जहां से भी हमको ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तत्काल कार्रवाई करें। सर, पूर्व में भी इस भट्टे पर तहसीलदार सर द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ तब एक कार्रवाई हुई है। पूर्व में भी जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी तो फायर टेंडर के माध्यम से उसमें पानी प्रवाहित करके उसको बंद कराया गया था, परंतु भट्टा संचालक द्वारा पुनः इसका जो प्रयास किया गया है, इसके लिए उनको कठोर चेतावनी दी गई है कि अगर यदि फिर उन्होंने प्रयास किया तो भट्टे का निर्माण जो भट्टे पर उनका संचालन है उसको गिराया भी जा सकता है, क्योंकि वो बार बार चेतावनी के बाद भी मान नहीं रहे।